हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे और कुशल मंगल होंगे। मैं रविंद्र बिस्ला आज से आप लोगों को अकाउंट पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग इस सेशन में यहाँ पर 12th क्लास का और 11th क्लास का अकाउंट कवर करने वाले हैं। 11th क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में डाल दी है। आज की डेट है 26 दिसंबर 2021 और ये सेशन जो है वो टोटली 12th क्लास के लिए ही है। हम 12th क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास में एनपीओ, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, दोबारा से आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, सर ये जो आप एनपीओ करवा रहे हो ये किस बोर्ड से रिलेटेड है, कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? बताता हूँ। जो भी हमारा ये आज एनपीओ चल रहा है वो टोटली सीबीएसई पैटर्न पे हमारा डिपेंड रहेगा। मतलब सीबीएसई पैटर्न में जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ हम सीबीएसई बोर्ड को लेकर चलेंगे। उसके साथ सीबीएसई के साथ एचबीएसई को तो मैंने इंक्लूड कर ही रखा है। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मैं हरियाणा से, तो हरियाणा बोर्ड को तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, तो हरियाणा के स्टूडेंट रह जाएंगे। तो हमने क्या किया है, सीबीएसई तो एक्सक्लूसिवली इस बैच में है ही है, साथ में एचबीएसई भी है। और 12th क्लास के लिए ये क्लास है। हमने डिसाइड किया है कि जनरली हम जो मॉर्निंग में क्लास लेंगे वो लेंगे 11th के लिए, और डेली आपको इवनिंग में जो भी क्लास मिलेगी, इवनिंग इवन मैं नाइट ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं शाम को 7-8 बजे के बाद, अभी टाइमिंग है, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट टाइमिंग है 19:48, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा एनपीओ में क्या क्या करने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा और कैसे कैसे हम लोग फर्दर मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो बैच आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर जो भी आप लाइव दे रहे हो, जिस तरह से भी, जिस भी वे से दे रहे हो, तो ये कौन से सेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी मैं अब करवा रहा हूं आप लोगों को, हालांकि मैंने ट्राई किया है कि मैं 12th क्लास को अप्रोक्सीमेटली 100% सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। इवन मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी कोटिंग करवाऊंगा, आपको सब कुछ करवाने वाला हूँ। और ये एप्लीकेबल है जब भी आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो, अभी मार्च में होंगे या फिर अप्रैल में होंगे, कभी भी जब भी आपके एग्जाम होंगे, मार्च या अप्रैल 2022 में, मार्च या अप्रैल 2022 में, मतलब मार्च या अप्रैल 2022 में जब भी आपके एग्जाम रहेंगे, उनके लिए, उससे आगे वाली क्लासेस, आगे वाले सेशन के लिए ये क्लासेस एप्लीकेबल हैं। हमारे पास मोस्टली कितना समय है, ये चीजें जनरली मैंने 11th क्लास के साथ डिस्कस नहीं की है। 11th क्लास के साथ डिस्कस इसलिए नहीं की है क्योंकि 11th क्लास के बच्चे जो भी अभी फोकस करते हैं, उनका जो भी फोकस होता है समझने पर रहता है, कंटेंट पर रहता है। आप और इवन वो जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उनका जनरली बोर्ड का एग्जाम नहीं होता इतना, मतलब ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं होती। लेकिन 12th क्लास को अगर मैं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपका एग्जाम जो है बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। आपके मार्क्स बड़े ही आपके लिए रेलिवेंसी रखने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर 12th आप लोगों को ग्रेजुएशन में, मतलब कॉलेज में जाना है, और जब कॉलेज पे जाओगे तो 12th क्लास के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसा 11th में जनरली नहीं होता। 11th क्लास के बच्चे मौज करते करते पढ़ते हैं, लेकिन हाँ पढ़ते बहुत हैं, ठीक है, मौज करते करते पढ़ते, क्योंकि उन्होंने फियर तो होता ही नहीं है कि हमें कॉलेज में जाना है, कहीं जाना। जनरली जहाँ से होते हैं उनको 12th क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है ईजिली, जब उनके कितने % मार्क्स हो, नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन 12th क्लास के बच्चों के ऊपर एक प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज़ का? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, तो टेंशन है कि हम कैसे करें, क्या करें, कंटेंट इतना ज़्यादा है, मटेरियल इतना ज़्यादा है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनको उनसे फाइट की जाए कि एग्जाम के दौरान कि हाँ भाई मैं तुझे हरा दूंगा और मैं सोल्व कर दूंगा, कैसे बैलेंस शीट को मैच किया जाए, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिलाया जाए, कैसे शेयर कैपिटल को देखा जाए, सारी चीज़ें हैं, कैसे डिवेंचर को इश्यू किया जाए, रिडेम्पशन किया जाए। एक चीज़ और जो मैंने जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि जैसे मेरे को पता लगा कि आपका जो भी सिलेबस है वो 20% या कितना % कम हो चुका है। उसको हम नहीं, मैं अपनी क्लास में ड्यूरिंग द क्लास में सब कुछ करवा के चलूँगा। मैं जितना भी आपका कंटेंट है, जैसे मेरे पास आपकी उसकी हार्ड कॉपी है, मेरे पास 4 बुक हैं आप लोगों की, तो मैं चारों की चारों बुक आपको करवाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ भी नहीं छुटवाऊंगा, आप देख लेना भाई आपके लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है क्या नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए सब कुछ रेलिवेंट होने वाला है। ये अभी बोर्ड में हटाया है या नहीं हटाया, आई एम नॉट श्योर, बट मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए हम अपने कंटेंट पर आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राधे रानी की कृपा से आज हम 12th क्लास का बैच स्टार्ट किया है। सुबह 11th का बैच स्टार्ट किया था,
अभी हमने 12th का स्टार्ट किया है। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारा पैड, इस पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ओके। क्या करने वाले हैं इसमें? नंबर 1 सबसे पहले हमारा ये क्या है, 12th क्लास और चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 1 ही होगा आप लोगों का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे लिख लेता हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ। और एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसका मतलब ही समझते हैं कि कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को इसका तो आई होप सो आपको सबको ही पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप करके आए हो 11th क्लास में। हाँ जी सर, 11th क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आप फाइनल अकाउंट करके आए हो, आपको याद आ रहा होगा। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करके आए हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेड, उससे पहले हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा, फिर बैलेंस शीट सीखा। ये सारी चीजें कहाँ पर होती थी? कंपनी में होती थी, प्रोप्राइटरशिप में होती थी, और जो भी आपने पार्टनरशिप सीख के आए 11th क्लास में, आप ये सारी चीजें सीख के आए जो मैं बता रहा हूँ। सर क्या क्या सीख के आए, एक बार आप हमें दोबारा से रिमाइंड करवा दीजिए, हमें याद नहीं आ रहा है। अभी करवा देता हूँ बेटा। क्या क्या चीज से सीख के आए हो आपने? ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सीख के आए हो 11th क्लास के अंदर। उसके बाद आप बैलेंस शीट सीख के आए हो 11th क्लास के अंदर। जी सर, ये दोनों चीजें हम सीख के आए हैं। क्या आप कैश बुक नहीं सीख के आए 11th क्लास के अंदर? और सर बचपन का दोस्त ही ये सबसे आसानी ये चीजें होती थी। और 11th क्लास में जब बैलेंस शीट मिल जाती थी तो क्या मजा आता था। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद जब स्टूडेंट अभी भी हूँ, जब मैं 11th क्लास में होता ये सबसे ज्यादा है ना पंगे यही होते थे। ये देखो, ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट आया, ग्रोस लॉस आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। नेट प्रॉफिट में पीएनएल में नेट प्रॉफिट आया, नेट लॉस आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ से हमें पता नहीं चलता था हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब ये होता था कि हाँ सब कुछ ठीक सा है। दिक्कत कब आती है? तो बैलेंस शीट बनती थी। बैलेंस शीट अगर टैली ना हो तो मैं कह रहा हूँ पूरे एग्जाम में आधा 1-1.5 घंटा निकाल जाते थे इसके अंदर ही। 3 घंटे का एग्जाम होता था, 1 से 1.5 घंटा ये निकाल जाता। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में मतलब करते जा रहे हैं और टोटल टैली हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि क्या खुशी मिलती थी ड्यूरिंग द एग्जाम भी, और ड्यूरिंग होमवर्क और क्लास में जब भी टेस्ट होते थे उस समय भी। तो ये चीजें आप बना के आ चुके हो। कब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा? सो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक व्यक्ति ही काम धंधा चला रहा है। जैसे मैंने कोई भी कंपनी स्टार्ट कर लिया, फिर मैं कोई सोल, जैसे मैंने कहा कि मैंने बिस्ला गारमेंट्स स्टार्ट कर लिया, तो बिस्ला गारमेंट्स मेरा ही है, अकेले का, मैं ही चला रहा हूँ, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा। उसमें क्या बनेगा, क्या नाम है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो ट्रेडिंग भी हो जाएगा, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो देखी जाएगी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्या ट्रेडिंग भी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बैलेंस शीट बनेगी, मेरा कैश भी बन जाएगा। उसके बाद उसके बाद आता है लाइक कि मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में जैसे रविंद्र बिस्ला, ठीक है, मेरा छोटा भाई राहुल बिस्ला, और क्या नाम है, मेरा कोई और फ्रेंड, या फिर हम दोनों ही भाई मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर मेरा फ्रेंड और मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसमें भी देखा जाता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर कहीं ओनली ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे वाली चीजें बन जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ओके, ठीक है सर, ये सारी चीजें हम सीख के आए हैं। उसके बाद मैंने कहा कि एक ये वर्ड जो है ना, ये क्या, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? देखो आज तक आप लोगों ने क्या सीखा है? हाँ जी सर, पहले प्लीज बताइए आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? देखो भाई, बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? हाँ जी सर, एक ही तो रीजन होता है क्या? मोटिव होता है, एक ही रीजन होता है, या कुछ भी बोल सकते हो, हमारा एम भी यही होता है, ठीक है, यही हमारा डिजायर होता है, सारी चीजें यही होती हैं। क्या सर? प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाना। बिजनेस इसीलिए तो किया जाता है कि क्या, कि मेरे को बिजनेस करना है, किस लिए करना है? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। लेकिन यहां तो स्पेशल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है? नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब हमें प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर हमें प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। तो एनपीओ क्या होते हैं? देखो जनरली मैं बताता हूं एनपीओ क्या होते हैं।
जो आमतौर पर जैसे सोसाइटीज में नहीं होते, सोसाइटी में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं, सभी के सभी जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हर घर के साथ कोई भी मेंबर है, और हमने क्या किया, हमने मिलके एक सोसाइटी में हमने क्या किया कि एक हमने एनपीओ बनाया। एनपीओ बनाने के बाद हमने कहा कि हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे और एक गार्डन बनाएंगे अपनी सोसाइटी में। क्या बोला मैंने, एक स्विमिंग पूल बनाएंगे और एक गार्डन बनाएंगे, और जिसका यूज हम सिर्फ सोसाइटी वाले ही करेंगे। क्या बोला कि जिसका यूज हम सिर्फ सोसाइटी वाले ही करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारा कि देखो, हमने जो स्विमिंग पूल बनाया है या फिर गार्डन बनाया है, तो हमने उसको यूज करने के लिए, मतलब हमने क्या किया, या तो हमने सेल्फ बेनिफिट के लिए या फिर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही हमने क्या किया है, उसका क्या नाम है, गार्डन का या स्विमिंग पूल का क्या नाम है, हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी बनवाया है। यहाँ पर क्या हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना है? क्या हमने ऐसे बनाया कि स्विमिंग पूल में आओ, नहा के जाओ और स्विमिंग करो और 100 रुपए की आपकी टिकट लगेगी, पार्क में आइए 50 रुपए की टिकट लगेगी 1 घंटे के लिए? क्या हमने ऐसा कुछ किया है? नहीं सर। हमने क्या किया है, हमने स्विमिंग पूल बना दिया है, हमने पार्क बना दिया है, और हमने क्या किया कि ये जो भी होगा, स्विमिंग पूल होगा, जो भी पार्क होगा, वो हमारे जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया सर, कौन सा एग्जांपल मैंने कहा, लाइक हमने हमारी सोसाइटी के लिए क्या किया, स्विमिंग पूल बना लिया, स्विमिंग पूल बना लिया या फिर पार्क बना लिया। तो हमने क्या किया, हम इससे बेनिफिट लेंगे कौन? सोसाइटी वाले। जो भी सोसाइटी वाले हैं वही बेनिफिट लेंगे। मतलब एनपीओ का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, या तो कोई सर्विस दे रहे हो, किसी चीज की सर्विस दे रहे हो, किसको? सोशल सर्विस, सोसाइटी को दे रहे हो, या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ले रहे हो। कोई म्यूचुअल बेनिफिट मतलब 2 4 5 10 बंदे मिले और उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो एग्जांपल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा कि हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या नाम है, प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। हमारा यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कि हमें फैसिलिटी देनी है, कि हमें सर्विस देनी है। मतलब हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें इंजॉय करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इंजॉय करना है सर। हमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं कमाना। अब उसका कैसे रहेगा, जैसे उसको मेंटेन करना है, क्या रहेगा, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, उस पार्क को मेंटेन करना पड़ेगा, उस स्विमिंग पूल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको कैसे मेंटेन करें कि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो उसी से, प्रॉफिट से ही हम उसकी मरम्मत करवा देते। जैसे पानी, लाइक जो भी हमारा स्विमिंग पूल का वाटर है वो क्या नाम है गंदा हो जाता है, तो उसको निकलवाते हैं, उसकी सफाई करवाते हैं, उसमें क्या नाम है फ्रेश वाटर डालते हैं। या फिर जो भी हमारा पार्क है उसकी हम कटिंग करवाते हैं, किसकी, कि भाई ग्रास वगैरह के इक्वल लेवल पे होने चाहिए, पेड़ पौधे लगवाते हैं। ये सारी सर्विस क्या नाम, ये इन सारी फैसिलिटीज को बनाए रखने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो भाई उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर बोले तो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में 10 हाउस हैं, 10 हाउस हैं हमारी सोसाइटी में। तो यहां से हमने क्या किया कि हमने 10 मेंबर चुन लिए। वो मेंबर क्या करेंगे, मंथली या हाफ ईयरली, ठीक है, या ईयरली एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट तय कर लेंगे कि हमें एक पार्टिकुलर अमाउंट क्या नाम है हमारी क्या नाम स्विमिंग पूल के लिए या फिर पार्क के लिए हमें देना है, ताकि इससे इसकी मेंटेनेंस रहे। लाइक हमने कहा कि जो भी हमारा पार्क होगा उसके पार्क के बाहर एक क्या नाम है सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, कि कहीं कोई बाहर वाला ना चला जाए, या फिर देख रेख करने के लिए कोई पशु उसके अंदर ना चला जाए। इस तरह के मतलब उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कौन देता है, उसके मेंबर ही देते हैं। और मेंबर किस लिए देते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए। उसका कोई प्रॉफिट वगैरह, तो प्रॉफिट और लॉस तो होता ही नहीं, आप लोगों को भी क्लियर पता चल रहा है कि हाँ भाई अब 10-15 बंदे मिलके खुद के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ का प्रॉफिट। इवन वो तो बेचारे हर साल या फिर मंथली या फिर ईयरली या क्वार्टरली कुछ पैसा दे ही रहे हैं ना उसकी मेंटेनेंस के लिए। और एग्जांपल बताता हूँ जो कि आपने स्कूल कॉलेज में जो भी आपने स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे। हालांकि ये चैप्टर कई कॉलेजों में भी होता है, जैसे बीकॉम एमकॉम में है, तो शायद किसी क्या नाम यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो भाई वो भी बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं इजीली। तो मैंने क्या कहा कि आपने बच्चों आपने क्लासेस में देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे लाइक स्कूल क्या होगा, स्कूल क्या होते हैं कि हमने पढ़ा है सर स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ETC, ये भी एनपीओ ही होते हैं, ये भी एनपीओ ही होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। यस, बिल्कुल आपने सच कहा। क्यों? क्योंकि भाई जो भी स्कूल होते हैं
उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनको शिक्षा देना। क्या उनका ये होता है कि बच्चों से पैसे इकट्ठे करने हैं और प्रॉफिट कमाना है और हमें आपस में बांटना है? क्या लाइब्रेरी ऐसा करती है? क्या हॉस्पिटल ऐसा करता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन कई बच्चे तो है मल्टी टैलेंटेड होंगे सर। आजकल के प्राइवेट स्कूल खोले ही इसलिए जाते हैं, मोटा पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा छापते हैं। हाँ, माना आपकी बात। लाइब्रेरी भी ऐसे। तो यहाँ आप एक तरह से मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सरकारी स्कूल है। क्या सरकारी स्कूल में ऐसा होता है? सोचना जरा। क्या उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है? सोचना जरा। वो तो स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चे को खाने की फैसिलिटी भी देते हैं, बच्चे को स्कूल बैग भी देते हैं, बुक वगैरह भी देते हैं। और इवन मेरे को मुझे पता है इस बारे में, क्योंकि मैंने मतलब मेरी खुद की सिस्टर सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है आफ्टर 5th। तो उसको क्या होता था, उसको हर महीने भर के बाद या फिर क्वार्टर के बाद या फिर पता नहीं 6 महीने के बाद उनका सर्टेन अमाउंट भी आता था उनके पास, उनके बैंक अकाउंट में। मतलब वो फीस लेते नहीं थे, हालांकि लेते थे तो मेरे ख्याल से 8th या 10th क्लास के बाद लेते थे, नॉमिनल चार्जेस लेते थे, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लेते थे। उसके बाद नॉमिनल चार्जेस के बाद टीचर्स को हाई सैलरी दे रहे थे, 80-80, 90-90, 50-50 हजार। कलेक्शन कुछ भी नहीं। तो क्या ये एनपीओ नहीं है? हाँ सर, इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना कहाँ है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, टैक्सेस वगैरह कलेक्शन करके वो क्या कर रही है? एजुकेशन पे कुछ पार्ट लगा रही है और कह रही है कि बच्चों को एजुकेशन दीजिए। हमारा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाने का, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चाहते हैं कि बच्चे को शिक्षा मिले। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, वो सोच रखी है। लाइब्रेरी, ऐसे ही लाइब्रेरी की बात करते हैं। अगर आप लोग कहते हो कि सर प्राइवेट वाली ऐसे आती है, ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल आपको पता होगा बेटा कि कितनी महंगी महंगी कॉस्टली क्या नाम मेडिसिन आपको अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या फिर नॉमिनल चार्जेस में मिलती है। ठीक है, तो इनको भी किस में काउंट किया जाता है? ये भी हमारे एनपीओ होते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लब वगैरह होते हैं। सर ये क्लब क्या होता है? लो भाई एक बार क्लब, क्योंकि आपकी जो भी बुक होगी ना उसमें क्लब हर जगह यूज होगा। क्लब क्लब क्लब, ये क्लब वो क्लब, ऐसा क्लब वैसा क्लब। देखो क्लब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लेट अस सपोज कि हमारी सोसाइटी में हमने कहा ना कि हमारे 10 हाउसेज है, हमने एक क्लब बना लिया। क्लब बना लिया तो मतलब भाई हम रात को एंजॉय करेंगे। एंजॉय बोले तो वैसे ही बेटा थोड़ा बहुत मतलब माइंड स्ट्रेस है तो हम डांस वांस कर लेंगे वहां पर। हम सोसाइटी के बंदे डांस करेंगे वहां पे, और कोई डांस नहीं करेगा। सोसाइटी के बंदे डांस कर लेंगे वहां बैठ के, चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खा लेंगे। तो इस तरह से कोई क्लब वगैरह होते हैं। तो मतलब वो क्या करते हैं, उनके पास एक जैसे लाइक सोसाइटी क्या कर सकती है, जैसे अगर 10 से ज्यादा है, मतलब 150 है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारे सोसाइटी का मेंबर है कौन नहीं। क्योंकि क्लब क्यों बनाया, एनपीओ क्यों बनाया था? जो भी हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या फिर उसके जो भी मेंबर हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या फिर उसके जो मेंबर हैं उनके बेनिफिट के लिए ही एनपीओ बनाए जाते हैं। तो उनको कार्ड वगैरह भी दे दिए जाते हैं कि भाई ये कार्ड दिखा के आ जाना, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, पता नहीं चलता 50-50, 100 बंदे कहीं और मेंबर की आड़ में कोई और मजा ले जाए। ठीक है, तो इस तरह की क्लब वगैरह भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आइए। ओके, अब ध्यान दीजिए हमने क्या क्या, एनपीओ क्या करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सर ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट। क्या करता है ये? प्रोवाइड बेनिफिट। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है सर? या तो उसके मेंबर्स को, जो भी उसके मेंबर्स हैं, या फिर सोसाइटी को, या पूरी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को या फिर मेंबर्स को ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और इनका मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होना है? सर्विस देना और सर्विस के साथ साथ बेनिफिट प्रोवाइड करना। किसको? इन्हीं को, ऊपर वाले दोनों बंदों को। ठीक है, और इंजॉय करना। भाई ये इंजॉय तो करते हैं, हाँ, मतलब नॉट फोकस, कहाँ फोकस नहीं करते? टू अर्न प्रॉफिट कमाने पे ये फोकस नहीं करते दूर दूर तक। भाई साहब इनका तो प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मजे के लिए करते हैं, आनंद के लिए, सर्विस के लिए, सोसाइटी के लिए, मेंबर्स के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी वाली दिक्कत नहीं है। एनपीओ तो हमें पता चलेगा ये एनपीओ क्या होता है। ये एनपीओ क्या है? ये एनपीओ तो खत्म कर दिया एनपीओ को। आया समझ में? एनपीओ होता क्या है? फोकस मैंने पता क्योंकि वहां सरकारी स्कूल पे, प्राइवेट स्कूल पे मैं 12th क्लास में था ना, देखो मैंने कई चीजें नोटिस की। जब मैं स्कूल में था मेरे काफी डाउट्स वगैरह रहते थे।
डाउट वगैरह रहते थे, मतलब टीचर से ऐसे नहीं, टीचर से नहीं पूछता था या टीचर बताते थे लेकिन अजीबोगरीब होते थे, इतने सारे बच्चे होते थे, टीचर कैसे अकेला उसको हैंडल कर पाता। तो मैंने कई बार डाउट होता तो मैं वही डाउट सबसे पहले बच्चों को समझाता हूँ। मेरा यही डाउट रहता था, टीचर बताता स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये सब एनपीओ। मैंने कहा यार एनपीओ कैसे हो रहे हैं। मैं था जब स्कूल में, मैं था मतलब ऐसा नहीं मैं बाबर के जमाने का हूँ दोस्तों। आप लोगों में से ये सर दाढ़ी पूछे भाई, किसी के वो क्या कहते हैं वो बॉयज हार्मोन्स में, देखो साइंस तो इतनी पढ़ी नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आर्ट कॉमर्स में आ गया। ठीक है, साइंस वगैरह अपने से दूर है। आप लोगों से किसी से यार 5-6 महीने बड़ा हूँ, किसी से साल, सवा साल, 1.5 साल छोटा हूँ, बस यही अपने बराबर की उम्र के। ऐसा मत सोचो मास्टर जी बड़े हैं ज्यादा, ना। ठीक है सर, आप आगे चलिए। ओके, तो ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो भी डाउट होते हैं मेरे उस समय, जो भी डाउट थे, सबसे पहले मैं ध्यान रखता हूँ कि उन डाउट्स पे स्पेशल फोकस किया जाए। मैं सबसे पहले उन्हीं पे फोकस करता हूँ। आई होप सो आप में से भी कईयों के डाउट रहे होंगे कि सर स्कूल और कॉलेज कैसे, क्या नाम है, कॉलेज भी ऐसे ही होते हैं। सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कॉलेज सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो उनको माना जाता है एनपीओ ही। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर सरकारी स्कूल वाले तो क्या नाम है एनपीओ हैं और प्राइवेट स्कूल वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा नहीं है, उनको माना जाता है एनपीओ ही। अब आगे चलते हैं। ऐसे मैंने हॉस्पिटल के बारे में सुना था, तो आप आई होप सो कि आप उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर पा रहे हो कि डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक वर्ड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर राइटिंग बड़ी मस्त है आपकी, थैंक यू, ऐसे ही तारीफ करते रहो मेरी। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शो होती बताता हूं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बात करें एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट की तो मेरे को बतानी है ना, इसमें पहला ही वर्ड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप ये बना के आ चुके हो, वो मैंने ऊपर ही बता दी थी। सर क्या क्या होती है, देखो भाई कैश बुक बना के आए हो जी सर, और क्या बना के आए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, बैलेंस शीट भी बना के आए हैं। ठीक है, एक और भी होता है रिजर्व वगैरह। हाँ, अभी इनको तीन को ही ध्यान रखो, जैसे 100 की होता है वो क्या, कैश बुक होता है सर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर, ठीक है, बैलेंस शीट होती है सर, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ नहीं सर, इतना ही होता है, यही चीज होती है। ओके, तो मैंने कहा ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हैं, तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इनको बनाती होंगी? नहीं सर, इन्हीं में तो बदलाव है, इसीलिए तो पहला वर्ड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी सर, तो अभी मैं उनको डिफरेंशिएट करता हूं धीरे धीरे से। सर क्वेश्चन करवाना, कंसेप्ट कराना। सर क्वेश्चन नहीं, अभी तो कंसेप्ट चल रहा है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। कई बच्चे देख रहे हो सर यहाँ बार बार क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं दिख रही, सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। सामने कैमरा लगा हुआ है, रूम में कोई नहीं है, मैं हूँ कैमरे को देख के हंस रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और सोच रहा हूँ कि आप मेरे सामने हो। पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है, ये पैड उनको भी दिखाया था 11th वालों को भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैड है, कहीं आप सोच रहे हो सर क्या कर रहे हैं, यहाँ पैड में लिख रहे हैं, यहाँ पर लैपटॉप रखा है, ठीक है, ओके, सामने आप हो, ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे सामने हो और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डांटूंगा भी मैं आप लोगों को अगर आपने गलती की तो, ठीक है, ओके सर। तो क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ये लीजिए भाई। पहले ये बताइए कि नॉन क्या नाम है जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके क्या क्या होते हैं, अभी बताते हैं सर। उनका होता है कैश बुक, ठीक है, भली भांति परिचित हो बेटा, 11th क्लास में दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी हो गई थी कैश बुक बनाते बनाते। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ सर, इसको तो भूल ही नहीं सकते, बचपन का दोस्त। बैलेंस शीट, सखी सहेली, इसने तो हमेशा ही हमारे साथ दगा किया सर, ओके। अब आगे आते हैं, ये होते हैं फाइनेंशियल क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ के लिए क्या हो जाते हैं, कैश बुक नहीं रहता, उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है, होती कैश बुक ही है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा कैश बुक ही है, नाम बदला है।
कुछ भी नहीं है। अगर मेरा नाम रविंद्र बिस्ला, हालांकि मान लो मतलब मेरा नाम किसी दूसरे व्यक्ति का बताता हूँ, किसी व्यक्ति का नाम चंदू है, उसको चंदू भी बोलते हैं और रामू भी बोलते हैं, तो क्या चंदू को आवाज मारेंगे लगाएंगे तो रामू नहीं आएगा, रामू को आवाज मारेंगे तो चंदू नहीं आएगा? सेम है, इसने सिर्फ नाम बदला है, कंसेप्ट वही है। क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे था कैश बुक। डेबिट साइड क्या आती थी? सारी जो भी हमारे पास रिसीट, और क्रेडिट साइड क्या आती थी? सारी की सारी पेमेंट। मतलब अगर पैसा आता था तो डेबिट साइड और जाता था तो क्रेडिट साइड। इसने स्पेशल लिख रखा है रिसीट एंड पेमेंट, मतलब अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, नाम ही बदला बेटा। यहां आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेम नाम बदला बेटा, कुछ भी नहीं है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लो सर अभी दिखा दो ना सर, ये लो भाई, अभी बना देते हैं। कैश बुक कैसे बनती थी सर? ये लो, ये होगी कैश बुक, ये हो जाती थी डेबिट साइड और ये हो जाती थी क्रेडिट साइड। तो यहां पर तो सारे आती थी जो भी कैश में रिसिप्ट होती थी, लाइक कैश सेल, डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पैसा दिया, ये सारी चीजें आती थी। क्या? डेटर को पैसा दिया, ये आती थी ना कैश रिसिप्ट, सारी यही थी ना कि हाँ। और यहां आती थी कैश में पेमेंट, लाइक परचेज किया, खर्चों की पेमेंट की, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लोन की रीपेमेंट किया। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, ये लो यही खाता है। यहां कह देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इस साइड हम लिख देंगे रिसिप्ट, और इस साइड लिख देंगे हम लोग पेमेंट। क्या दिक्कत वाली बात है? यहां सारी रिसिप्ट आ जाएंगी, यहां सारी पेमेंट आ जाएगी। क्या कैश बुक ही नहीं है? ये नाम ही तो बदला है। हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो सर P&L, और यहां सारे एक्सपेंसेस आते थे, यहां सारी इनकम आती थी। इसमें क्या कर दिया? इसमें स्पेशली लिख दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां क्या हो जाएगी? ये लो, यहां आ जाएगी इनकम, सॉरी यहां आ जाएंगे एक्सपेंडिचर। एक सेकंड रुक जाओ, यहां आ जाएंगे सारे एक्सपेंडिचर, और यहां आ जाएंगी सारी इनकम। तो यहां एक्सपेंडिचर, यहां इनकम, सेम ही तो है, ऊपर वाला नाम ही तो बदला है, बिल्कुल। और बैलेंस शीट, वहां भी बैलेंस शीट थी, यहां भी बैलेंस शीट है। इसका कुछ ऐसा कुछ है ही, यहां भी बैलेंस शीट है, वहां भी बैलेंस शीट थी। वहां भी आपने दो तरह की बैलेंस शीट बना रखी थी। किसमें सर? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। कई बच्चे यहीं डर जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है 1 अप्रैल की बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है 31 मार्च की बैलेंस शीट। मतलब ये बेटा दिन का फर्क होता है। हालांकि अगर मैं सच बताऊं तो ये कुछ सेकंड का, एक ही सेकंड का फर्क होता है। मतलब 31 मार्च को 23:59 पर तो वो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, और अगले ही दिन वो ओपनिंग बैलेंस आ जाता है किताबों में। तो मतलब बेटा वही बात है, सास भी कभी बहू थी, मतलब ओपनिंग भी कभी क्लोजिंग था। तो पिछले साल का क्लोजिंग अगले ही दिन 1 तारीख को वो ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। तो आपने ओपनिंग मतलब पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट और इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? 31 मार्च को जो आप बैलेंस शीट बनाते हो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट का नाम दिया जाता है। इनको बनाएंगे। हालांकि आपने ओपनिंग बनाई होगी, अगर आपको याद है तो बता भी देता हूं कौन से चैप्टर में बनाई है। आपने सिंगल एंट्री या फिर क्या नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया होगा, उसमें आपने जरूर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई होगी। अगर नहीं भी बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बनाने सिखा देंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट एक जैसी ही होती है, ज्यादा दिक्कतों वाली बात नहीं होती। तो हमने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू लिया कि सबसे पहले हमने सीखा कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ के बारे में बताने के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस देना होता है किसको, या तो मेंबर्स को, मतलब सर्विस या बेनिफिट देना होता है किसको, मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को। उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट कौन कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी बनती है? उसमें बनती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द फाइनल वन इज बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें बनती हैं, और ये तीनों चीजें मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। अपने दिमाग में इनको सेट कर लेना। सर क्या? कैश बुक की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट ही बनेगी, ठीक है। ओके, तो चलो हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं, जिसको मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूं। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ओहो सर आसान तो था। अरे अकाउंट है ही आसान, अकाउंट हार्ड नहीं है।
बट अकाउंट हमारे ऊपर हैवी हो जाता है कब? जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। अभी मैं साथ साथ करवा रहा हूं तो मेरे साथ साथ सारी चीजें करना। अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल करा रहा हूं तो मेरे साथ एग्जाम्पल करना। ऐसे करना कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि सर तो वीडियो में से बाहर निकल के चाटा नहीं लगा सकते या फिर डांट नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, मेरी बातें मानिए, बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और अकाउंट तो आपको इतना इजी लगेगा, कहोगे छी ये अकाउंट है, प्यार हो गया है हमें अकाउंट से सर, प्यार हो गया है, वो काम होगा। लेकिन जो मैं करवा रहा हूं साथ साथ कर लेना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। और जो होमवर्क देता हूं उसको भी कर लेना और साथ साथ रिवाइज कर लेना। रिवाइज में मल्टीपल टाइम मैं खुद भी करवा दूंगा और आप लोगों का भी ये कर्तव्य है, आप लोगों की भी ये ड्यूटी है कि आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके बाबू, ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, बाबू कहना मैं छोटे बच्चों को कहता हूँ तो मतलब दिल पे मत ले जाना कहीं वो वाला बाबू, ना 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 ना, प्यार मोहब्बत वाला बाबू नहीं बेटा, छोटे बच्चों वाला बाबू। ठीक है, आप भी मेरे छोटे बहन भाई हो। ओके सर, ठीक है, ताकि मैं आगे से बोलूँ तो आपको हंसी वगैरह ना है, कहीं से तो सर ने क्या बोल दिया, कंसेप्ट को छोड़ के ऐसे ऐसे करने लग जाओ। ठीक है, ओके सर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, देखिए, कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कि किसी भी साल के खर्चे कैसे निकाले जाते हैं। क्या? किसी भी साल के खर्चे कैसे निकाले जाते हैं। सर ये क्यों निकालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ये चीजें। ठीक है, लाइक आप पिछले साल थे तब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला हुआ ना। करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही करंट ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज लिखना चाहूंगा ताकि आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो। ये सिर्फ मैंने डिस्टर्बेंस के लिए लिखा है। सर क्या? लाइक मैं आपको बोलता हूं, प्लीज आप लोग बताना, इसका सोल्यूशन बताना। मैंने कहा पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इन 2021-2022 इज इक्वल टू 10,000। बताओ मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस कितने हैं, जल्दी बताइए। मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस कितने हैं? सर 10,000। सर 10,000, सबका यही जवाब है। अगर मैं कहूं मैंने कुछ भी डाटा नहीं दे रखा और ये क्वेश्चन है तो करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो हमने पेमेंट करी वो हमारा एक्सपेंसेस नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे दो। अगर मैंने इस क्वेश्चन में कोई और डाटा नहीं दे रखा तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि जितना मैंने पे किया उतना ही मेरा खर्चा है। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आइए आगे बढ़ते हैं ताकि आपको भी पता चले कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आप लोग ये बताना मेरा खर्चा कितना हुआ। आपको मेरा खर्चा बताना है, इस महीने का खर्चा कितना हुआ या फिर आज का पार्टिकुलर मंथ का ही पूछ लेता हूँ मैं। दिसंबर के मंथ में मेरा बताना कि कितना एक्सपेंसेस हुआ। मेरा बताना भाई, रविंदर बिस्ला का खर्चा बताना कितना हुआ। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कहूँगा। मैंने कहा देखिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, मैं एक न्यूज़पेपर का ही ले लेता हूँ। हालांकि मैं रिचार्ज का लेने वाला था लेकिन रिचार्ज का नहीं लेता, न्यूज़पेपर का ले लेता हूँ। मेरे पास न्यूज़पेपर आता है दोस्तों, मंथली न्यूज़पेपर आता है मेरे पास। एक पिछले महीने नवंबर में आया था, अब दिसंबर में भी आया है। और जो मेरी कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपया आती है, मंथली 200 रुपया आती है। ठीक है, यस सर। मैंने पिछले महीने पेमेंट नहीं कर रखी थी, पिछले महीने मैंने पेमेंट नहीं कर रखी थी। इस महीने मैंने पेमेंट कर दी ₹400। कितनी कर दी? ₹400। बताओ मेरा करंट मंथ का एक्सपेंस कितना है, करंट मंथ का एक्सपेंस कितना है। या फिर ये बता देना मेरे को, इसको बता देना, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मेरा नवंबर का एक्सपेंस बताइए और मेरा दिसंबर महीने का एक्सपेंस बताइए। नीचे वाला मैंने जानबूझ के पूछ लिया, वरना ऊपर वाले में तो आप पता नहीं क्या बोलने वाले थे। नीचे वाला मैंने जानबूझ के पूछ लिया है। प्लीज आपको मैं 30 सेकंड देता हूं सोचने के लिए।
न्यूज़पेपर आता था मेरे पास, नवंबर का 200 रुपया था, दिसंबर का 200 रुपया था। मैंने नवंबर में कोई भी पेमेंट नहीं की थी, मैंने दिसंबर में 400 रुपये की पेमेंट कर दी। अब आप मेरे को बता दो कि मेरा करंट मंथ मतलब बोले तो नवंबर का एक्सपेंस बता दो और दिसंबर का एक्सपेंस बता दो कि मेरे को कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना चाहिए, प्लीज। बताता हूं आपका जो भी आंसर हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। कई बच्चों ने बोला होगा सर नवंबर का नील, दिसंबर का हो गया 400, और कई बच्चे होंगे जिन्होंने बोला सर 200 यहाँ का और 200 यहाँ का। अब आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। ऐसे ही बोला होगा ना कि सर देखिए हमने पेमेंट किया है, कब किया है हमने पेमेंट सर आपने दिसंबर में किया है तो दिसंबर का ही खर्चा हुआ है ना, और सर आपने नवंबर में कोई भी पेमेंट नहीं की थी तो वहां का खर्चा हुआ नहीं। देखो पहली बात बता देता हूं भाई, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले तो क्लियर होंगे और सेकंड कैटेगरी वाले बिल्कुल करेक्ट है। सर प्लीज प्रूव करिए। भाई बताता हूं, लेटर सपोज मैं नवंबर में न्यूज़पेपर मैंने ले लिया, दिसंबर में मैं न्यूज़पेपर लेता ही नहीं। क्या करा, दिसंबर में मैं न्यूज़पेपर लेता ही नहीं। तो इंजॉय मैंने कब किया था एक्सपेंसेस को, मतलब अखबार कब पढ़ा था, नवंबर में पढ़ा था। तो मेरे को क्या नवंबर का पेमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर देखिए आप ऐसे तो इकट्ठा करते रहोगे, 2 साल के लिए आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे और तीसरे साल आप किसी को पेमेंट कर देते हो और आपका मोटा सारा खर्चा हो जाएगा और क्या नाम है प्रॉफिट आपका थोड़ा सा कम रहेगा, आप तो लॉस में आ जाओगे, मतलब टैक्स बचा लोगे। हालांकि टैक्स की बात ही मैं नहीं करता। सर देखिए नवंबर में आपने पेमेंट ही तो नहीं की थी, दोबारा सोचिए सर नवंबर में आपने पेमेंट ही तो नहीं की थी, सामने वाले ने तो इनकम कमा ली थी। सर याद आ रहा है हमें अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्या कि सर देखिए आपने क्या नाम है न्यूज़पेपर को एंजॉय कब किया था, नवंबर के महीने में। तो सर नवंबर के महीने में आपने एंट्री क्या डाली होगी, सर एंट्री डाली होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर आप पे तो कर देते तो आ जाता टू कैश, लेकिन आपने कैश ही तो नहीं दिया है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी बन जाएंगे, लायबिलिटी भी अराइज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कहना कि नवंबर में मेरा कोई खर्चा नहीं था, नवंबर में खर्चा हुआ था, अरे आपने पेमेंट ही तो नहीं की है ना। हाँ सर 200 रुपया। अब मैंने क्या किया, दिसंबर में मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, दिसंबर में मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, 200 रुपया मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो क्या मैंने 400 रुपये का एंजॉय किया है, नहीं सर। आपने क्या किया है, अब जब मैं दिसंबर की एंट्री डालूंगा तो अब मैं क्या डालूंगा, पहले कहूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट 200 रुपया टू कैश। सर ये पहले तो गया पीछे वाला, पिछले महीने का 200 रुपया, और करंट ईयर का क्या होगा न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो सर हमें क्लियर दिख रहा है जर्नल एंट्री से भी और कॉमन सेंस से भी। सर देखिए पिछले महीने का मैंने पेमेंट किया तो वो हमारा 200 रुपया पिछले महीने के में एडजस्ट हो गया, और करंट ईयर का जब मैंने खर्चा किया तो वो करंट ईयर में एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या शो किया है, ऊपर आ जाइए, मतलब मैंने 400 रुपया करंट मंथ में पे किया, दिसंबर में मैंने पे किया, तो वो 400 रुपया मेरे दिसंबर का खर्चा नहीं है, दिसंबर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया है। तो मैंने ऊपर यही दिखाया था कि क्या, ये देखिए इस लाइन को दोबारा से पढ़िए और बताइए क्या आपको समझ में आया। पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इन 2020 एंड 2021 10,000 रुपए, क्या ये उस साल का एक्सपेंस है? सर मे बी और मे बी नॉट। क्यों कि अगर आउटस्टैंडिंग और क्या नाम है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और कोई प्रीपेड वगैरह नहीं रहा है तो इसको मान लेंगे, अदरवाइज ये जो हम कैश में पे करते हैं वो हमारा खर्चा नहीं होता। कुछ हम आउटस्टैंडिंग भी छोड़ देते हैं, कुछ हमारा प्रीपेड भी होता है, ये सारी चीजें होती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर निकालते हैं, ये बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, ओके, चलो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट नंबर क्या चल रहा है, आप लोग ऐसे पॉइंट नंबर डाल सकते हो। क्या पॉइंट नंबर डाल सकते हो, नोट नंबर ये ऐसे इसका पॉइंट डाल सकते हो आप, और यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 कैलकुलेट द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, कौन सा वाला, करंट फाइनेंशियल ईयर। आप लिख सकते हो करंट फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहा हूं मैं कि एक्चुअल में मेरा लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस निकालना है मेरे को करंट ईयर का। ठीक है सर, प्लीज आप हमें आगे करवाइए। ये लिखिए भाई, आप लोगों को लिखना है। ठीक है सर, केस नंबर
1। क्या हुआ? पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, यहाँ कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, मैं पूरा आपको एक्सपेंस का टॉपिक करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, सैलरी का भी हो सकता है, वेजेस का भी हो सकता है, क्या नाम है, और लाइक स्टेशनरी वगैरह का भी हो सकता है। कोई भी एक्सपेंसेस आपका हो सकता है, तो मैं पूरा एक्सपेंस को ले रहा हूँ। कोई भी इंडिविजुअल अगर एक्सपेंस आता है तो उसके साथ हमें क्या करना है, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो देखेंगे। कॉमन सेंस रिक्वायर्ड। बेटा अकाउंट कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है, लेकिन जब हम अपनी कॉमन सेंस के ऊपर अकाउंट को जाने देते हैं ना, तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है, तो बात बिगड़ने मत देना। और हम रहे कैसे बिगड़ ऐसे कैसे? अच्छे, ये तो अकाउंट ये नहीं की चली। पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ₹1000। अरे इजी है, कर लोगे। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सर हमने तो खोल रखा है, पता है मेरे को, पता है मेरे को। पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इतना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर का हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। करंट ईयर का क्या? पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ₹1000 करंट ईयर के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर लास्ट ईयर का मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे ₹2000। कितने थे? ₹2000। प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे को बताइए करंट ईयर का एक्सपेंस कितना होगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कैलकुलेट current year expenses shown in income and expenditure account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो होगा, कितना खर्चा जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। सर अभी बताए थे, इजी तो है इसमें। सर पेमेंट कितना किया? ये देखिए सर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अरे रुको, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, इसको 4000 कर लीजिए। हाँ जी सर, आप ठीक है, आपने थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया था। ठीक है 4000 कर लो। मेरे को 200 लिखना था, मैंने 2000 लिख दिया। आप करो। हाँ सर अब तो हो गया। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। पेमेंट कितना किया आपने? ₹4000। ठीक है, तो इस पेमेंट में दो चीजें हैं, क्या? करंट ईयर का और लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जो भी हमारा करंट ईयर का है, ये हमारा एक्सपेंस है करंट ईयर का, और जो लास्ट ईयर का ये हमारा एक्सपेंस नहीं है करंट ईयर का, ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस है। फिर लास्ट ईयर के एंट्री बन गई होगी ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में चला गया होगा बैलेंस शीट में, और जो भी एक्सपेंसेस बनाया है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलूंगा मैं, आगे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलने वाला। ठीक है, ओके सर। तो इसमें से क्या होगा? लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना? 2000। तो कितना हो जाएगा करंट ईयर का? सर करंट ईयर का एक्सपेंसेस हो जाएगा मात्र ₹2000। मात्र ₹2000, जो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप सो हो गया होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से लिख लीजिए बेटा, अगर किसी ने लिखा नहीं है तो। सर इतना हैवी नहीं है, छोटा छोटा सा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। केस नंबर 2 लिखिए। पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इन 2020, 21 एंड 22 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस of outstanding expenses of year 2020, 2021, 2000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा बेटा, ये आपको पता है, 11th में करते आ रहे हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर, फॉर the current year is equal to 1000 rupees. Calculate the amount transferred to income and expenditure account. जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया जी सर।
तो हम भी करा देते हैं, आपको हो गया तो। ये देखिए मैंने कहा सॉल्यूशन, पेमेंट कितना किया मैंने? सर पेमेंट तो मैंने 10,000 का किया, ठीक है। इसमें से लास्ट ईयर का कितना था? क्योंकि लास्ट ईयर के मैंने करंट ईयर में एक्सपेंस किए, लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस की मैंने अगर करंट ईयर में पेमेंट करी तो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता, ये अभी हम सीख के आए हैं, ठीक है सर। लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, कितना? 2,000, और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। क्यों सर? करंट ईयर के पे ही तो नहीं किए हैं, अगर पे नहीं करूंगा तो खर्चा नहीं होगा क्या? ऊपर ही तो सिखा के आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, पेमेंट से खर्चों का कोई भी लिंक नहीं होता। खर्चे कितने होते हैं सर? अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर जो पे किया है, अगर उसमें पिछले साल का है उसको लेस कर दो तो करंट ईयर की पेमेंट आ गई, ठीक है। करंट ईयर की पेमेंट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ दोगे तो टोटल एक्सपेंस नहीं आ जाएगा? जी सर। तो क्या कर रहा हूं मैं, तो यहां कितना हो जाएगा? 1,000, तो कितना मेरा P&L में जाना चाहिए सर? 8 और 1 9,000। सर एक बार हमें देसी भाषा में दोबारा समझाइए। लो भाई, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूं। ये देखिए मैंने कहा टोटल एक्सपेंस कैसे निकलता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको पुरानी बातें याद दिला रहा हूं। P&L आप क्या लिखते थे यहाँ? टू सैलरी, जो भी आता था उसके अंदर प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी करंट ईयर की होती थी आप ऐसे प्लस करते थे और यहां पर दिखाते थे। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती थी वो कहां जाती थी? ये थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहां पे आ जाती थी, कैपिटल यहां आ जाती थी, अदर लायबिलिटी यहां आता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी आता था तो यहां सैलरी वाला हो गया तो सैलरी वाला यहां आ जाता था। याद आ रहा है? हाँ जी सर। तो मतलब सिंपल सी बात, कहने की बात, यहां पर क्या क्या चीज आती थी सर? ये होती थी जो हमने पेमेंट करी है कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, ये वाली हमारी होती है आउटस्टैंडिंग। तो मतलब इन दोनों का जोड़ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था। ये होता था हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है सर? इस क्वेश्चन में देखिए आपने 10,000 दिखाई, 10,000 की पेमेंट की, तो 10,000 की पेमेंट में करंट ईयर की पेमेंट निकालना, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे सर? करंट ईयर की पेमेंट प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये दो चीजें रहेंगी, करंट ईयर की पेमेंट एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। 10,000 में से 8,000 की जो पेमेंट है वो करंट ईयर की है और 2,000 की पेमेंट जो है, मैंने क्या कहा 2,000 की पेमेंट लास्ट ईयर की है, तो करंट ईयर की कितनी होगी भाई? 10,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 8,000। तो ये हो जाएगी करंट ईयर की, ये हो जाएगी लास्ट ईयर की। तो करंट ईयर की पेमेंट प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस आ जाएगा। होप सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप दोबारा से इसको देख लीजिए। हाँ जी सर, आप है ना आगे आ जाते हो। ओके, एक बार देख लो। मैंने कहा कि पेमेंट 10,000 है, 10,000 की पेमेंट के दो टुकड़े कर दिए गए, 8,000 करंट ईयर के, 2,000 पिछले साल के। तो पिछले साल के हम हटा देंगे। करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना होता है सर? जितना मैंने पेमेंट किया प्लस जितना मेरा आउटस्टैंडिंग था। तो पेमेंट कितना कर दिया मैंने? करंट ईयर का पेमेंट है मेरा 8,000 का और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा 1,000। तो टोटल कितना हो गया? 9,000। यही हमने निकाला है, यही हमने निकाला है। यहाँ पे बच्चों के बहुत डाउट होते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ। इंडिविजुअल को ना करवा के कि वेजेस सैलरी इनको ना करवा के मैं पूरा टॉपिक ही करवा रहा हूँ, क्योंकि एनपीओ में जो दिक्कत क्रिएट कर सकता है वो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो ये दिक्कत करेंगे या इनकम दिक्कत करेगी। कई बच्चों ने पढ़ रखा हो तो नाम बोल दूं मैं, हालांकि भाई मैं नाम बोल रहा हूँ तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें दोबारा कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन में ऐसा ही तो होता है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, एरियर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐसी सब्सक्रिप्शन, वैसी सब्सक्रिप्शन, यही तो क्वेश्चन गलत करवाता है। बाकी आपको पता नहीं है कि क्या खर्चे होते हैं। सिंपल जी बात, अगर सिंपल क्वेश्चन आना होता, ये खर्चे डेबिट साइड फेंक दोगे आप, वो इनकम क्रेडिट साइड फेंक दोगे आप, और जो भी उनका क्या नाम है ज्यादा कम होगा डेफिसिट या सरप्लस आ जाएगा। सर ये क्या होता है डेफिसिट सरप्लस? बाद में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था, यहाँ पे डेफिसिट और सरप्लस आएगा। ठीक है, आई होप सो हो गया होगा। चलो आगे करें। जी सर, पहले मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, डोंट वरी। तलाकेदार क्वेश्चन भी आएंगे हैं सर? तलाकेदार भी आते हैं, हाँ तलाकेदार भी आते हैं। कौन सा केस चल रहा है देखिए? केस नंबर 2, केस नंबर 3 कीजिए। टेंशन ना लो, आपको सारी चीजें करवा देंगे और रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे दोस्तों। रट्टा कौन मारता है? मूर्ख मारते हैं सर।
हम तो समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार। अरे भाई मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो। लिखिए अगला क्वेश्चन। मैंने कहा पेमेंट फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर इज इक्वल टू 2,000। सिर्फ 2,000 की लिख रहे हो बार बार, अरे भाई लिखा जाता 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर 1,000, ठीक है। और लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर इज इक्वल टू 3,000। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट चाहिएगा। जल्दी कीजिए। अरे राम रे, जल्दी करो। बैठ के पढ़ा सकता हूँ वैसे? हाँ जी सर पढ़ा सकते हो, बैठ के क्या दिक्कत वाली बात है? हाँ पढ़ा सकता हूँ। हुआ या नहीं हुआ? वैसे मेरे को खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बैठ के मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा। हाँ सर हो गया क्या? मैं इसी में करा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर इसी में करा दीजिए। देखिए भाई पेमेंट जो भी करंट ईयर का होगा, जी सर जो भी करंट ईयर होगा, जी सर, उसमें क्या कर देंगे सर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये पिछले साल से रिलेटेड था, हमें करंट ईयर का पेमेंट निकालना है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना, उसको ऐड करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सर ये प्लस हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। सर यहाँ पर हमारा कितना बैलेंस आ गया, चलो यहाँ पे तक देख लेते हैं कितना आ गया। इसको माइनस कर देंगे 13,000 और इसको सर अलग से लिख दो ना, ठीक है। 15,000 में से माइनस कर देंगे 2,000 में प्लस कर देंगे कितना 1,000। तो ये तो आ गया हमारा 13,000 और एक 14,000, ये आ गया हमारा 14,000 रुपये, ठीक है। ओके अब आगे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। सर आगे आपको करना चाहिए, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोबारा देखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर। सिंपल सी बात है, क्या कह रखा है, मैंने इस साल, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने इस साल अगले साल के खर्चे पे कर दिए हैं। सर ऐसा कैसे? देखो मैं आपको वही एग्जांपल देता हूं जो मैंने पहले लिया था। मैंने कहा कि लेटर सपोज करो और दिसंबर का हो गया था, और मैंने कहा नवंबर और दिसंबर का हो गया। लेटर सपोज जैन में मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर वाले के साथ मैंने जैन में उसको 400 रुपये दे दिए। क्या कर दिया मैंने उसको? 400 रुपये पे कर दिए। तो वो पूछता न्यूज़पेपर वाला, साहब जी ऐसा कैसे? मैंने कहा देख भाई 200 रुपये तो जनवरी के ले ले, और ले 200 रुपये फैब के ले ले, 200 रुपये फैब के ले ले। क्या कर ले? 200 रुपये फैब के ले ले। तो 200 रुपये फैब के कैसे? तो अब क्या मेरे 400 रुपये जनवरी का खर्चा हो जाएगा? क्या मेरा 400 रुपया जनवरी का खर्चा हो जाएगा? सर ऐसे कैसे? देखो सर जनवरी में आपने कितना एंजॉय किया? सर 200 रुपये का एंजॉय किया। आपने क्या किया? फ्यूचर के एक्सपेंसेस की पेमेंट आज कर दी। क्या? फ्यूचर के एक्सपेंसेस की पेमेंट आज कर दी। तो सर आज का एक्सपेंस थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो फ्यूचर का ही रहेगा। लेकिन हम इसको, याद आ रहा है आपको, प्रीपेड बोल देते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मानकर इसको कहां डाल देते थे? बैलेंस शीट में डाल देते थे। सोचो ना, इस देखो करंट ईयर का एक्सपेंस क्या होगा, दोबारा बोल रहा हूं, करंट ईयर का एक्सपेंस क्या होगा? बस करंट ईयर को ही देखो, या फिर करंट मंथ की पूछ रहा हूं तो करंट मंथ को ही देखो। जो चीज आगे की है, जो चीज पीछे की है उसको भूल जाओ। जो चीज आगे की है, जो चीज पीछे की है भूल जाओ। जो करंट मंथ की है या करंट ईयर की है, अगर मैं ईयर वाइज पूछ रहा हूं तो करंट ईयर को टारगेट कर लो, और मंथ की पूछ रहा हूं तो करंट मंथ को टारगेट कर लो। मैंने कहा पिछले साल के खर्चे या पिछले मंथ, पिछले मैं साल को ले रहा हूं, मैंने कहा मेरे ने टोटल खर्चा इतना पे किया, इसमें पिछले साल का इतना लेस कर दो। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना है, उसको प्लस कर दो। इस पेमेंट में से अगले साल की इतनी है, तो ये अगले साल का खर्चा ये भी लेस कर दो। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर आ गई। तो मतलब ये जो मैंने इसमें पेमेंट कर रखी है 15,000 में 3 पेमेंट है। कौन कौन सी अभी बताता हूं। 2,000 लास्ट ईयर की, इसको लेस कर दो, ये तो लेस होगा ही होगा। हाँ सर ये लास्ट ईयर का है। मैंने कह रखा 3,000 जो है
वो मैंने करंट ईयर में पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये कह रखा ना प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में प्रीपे किया है तो अगले साल के लिए होगा, तो इसको भी लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका लेना देना हमारे इस साल से नहीं है। तो करंट ईयर का कितना हुआ? 3, 2, 5, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए करंट ईयर का है। और आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। तो कितना हो गया? 10 और 1 11,000 हमारा इस साल का खर्चा होगा जो प्योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इसमें बोले तो सर 3,000 को क्या करेंगे? लेस करने की होगी, नेक्स्ट ईयर का है तो 3,000 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,000। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जी सर, जी सर, अच्छे से समझ में आ गया। चलो मैं इसमें ही एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगले पूछ में पूछूं? सर अगले में पूछना। ओके, अगले में पूछता हूँ। वैसे अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है ना तो एक बार ये लीजिए और एक बार आप लिख लीजिए सर, ठीक है? एक बार आप लिख लीजिए। मैं आ रहा हूँ क्या? ये लीजिए भाई, आराम से लिखिए। अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो आराम से लिखिए। एग्जाम में अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है तो यही हो सकती है। क्या चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, क्या ट्रेडिंग में जाएगी, क्या कहाँ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा नेक्स्ट में, उसमें मैं सारी चीज़ बनवाऊंगा आपको। बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाएगी, ठीक है? ओपनिंग में कौन सी जाएगी, क्लोजिंग में कौन सी जाएगी, सारी चीज़ें आप लोगों से पूछने वाला हूँ। होप सो आपने लिख लिया होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? अभी बता देता हूँ कहाँ चलते हैं। अभी बता देता हूँ कहाँ हम। ग्रीन पेन आप लोगों को दिखता है वैसे? केस नंबर, हाँ दिख रहा है, ठीक है? वैसे मेरे को बता देना अगर आपको कोई सा कलर आपको आगे दिखता नहीं ना, वैसे ये कलर वाला अच्छा कलर नहीं है, इससे आप मत करवाया करो, तो मैं उससे नहीं करवाऊंगा। ग्रीन कलर, केस नंबर 4। और एक मिनट, केस नंबर 4 लिखिए बेटा। नंबर पेमेंट फॉर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक सेकंड। पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इन, ठीक है? पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस, ये भी ठीक है। पेमेंट फॉर द करंट ईयर, बेटा इसको एक बार इन कर लेना, इसको इन कर लेना। एक छोटी सी गड़बड़ होगी, पेमेंट इन, ठीक है? यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज करना, 4 नहीं आएगा, इन आएगा। इसका मतलब मैं बताऊंगा, इसीलिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन देखे, कहीं मैंने गलती से सब में 4 तो लिख दिया। वहाँ सब कुछ ठीक था, यहाँ लिखिए पेमेंट, बाकी जगह सब कुछ ठीक था। एक बार आपको यहाँ ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? यहाँ हमने इन लगाया है। यहाँ पहले 4 था, यहाँ इन लगाया है, इसको ध्यान रखना। ठीक कर लीजिए बेटा। अगर किसी ने 4 लगा रखा है तो यहाँ इन कर दीजिए। पेमेंट इन करंट ईयर, ठीक है? और ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में सब कुछ ठीक था क्या? पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इन, हाँ इन ईयर बोल रखा है, ठीक है? यहाँ पर छोटी सी हमसे करेक्शन हो गई थी क्योंकि मैं अभी वो आपको देने वाला था तो मैंने देख लिया। पेमेंट इन 2021-2022 फॉर द एक्सपेंसेस इक्वल टू 20,000 रुपया, ठीक है? अच्छे से करना, सोच समझ करना, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है सर? पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2020-2021 5,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ईयर 2021-2022 इक्वल टू 3,000। ये एरो है भाई, एरो है। आई कहता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस इन 2021-2022 4,000 रुपया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन 2020-2021। मैंने इसमें छोटा सा एक पॉइंट ऐड किया है। क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को? कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए बेटा। एक छोटी सी चीज़ मैंने इसमें नहीं ला ली है, आराम से कर लीजिए। ये लीजिए, मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आराम से कीजिए। ये आपका ठीक होना चाहिए, ये आपका ठीक होना चाहिए।
अगर ये आपका ठीक होता है तो हम आगे चलेंगे, और मुझे लगता नहीं कि आप लोग गलत करोगे, मुझे लगता नहीं कि आप लोग गलत करोगे। मैं एक दो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और पूछने वाला हूं क्योंकि आप लोगों का दिमाग कई बार यहां नहीं चलता। ठीक है, तो सर, हाँ जी सर, प्लीज करवाइए। ये देखिए बेटा, बताता हूं, देखो पेमेंट इन 2021-2022 फॉर द एक्सपेंसेस 20,000 की पेमेंट करी। कब पेमेंट करी? पेमेंट इन वहां पे बेटा 4 का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन उस पर बनाने वाला हूँ, 4 पे। इन का और 4 में डिफरेंस होता है मेरे भाई। अभी मैं इसमें से क्या फाइंड करता हूँ? 20,000 में से सर 3 चीजें फाइंड करते हो क्या? करंट ईयर की पेमेंट, ठीक है, हाँ जी सर, आप क्या फाइंड करते हो? करंट ईयर की पेमेंट, लास्ट ईयर की पेमेंट, जो भी हमने आउटस्टैंडिंग की पेमेंट करी है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना पे किया है, और प्रीपेड कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये चीज करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और इसको रखते हैं। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्लस करते हैं प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। ये क्या बोलते हैं सर आपने? जी बेटा, इसमें ही पॉइंट है, जानबूझ के। हालांकि कई बच्चों ने कर लिया, और लेकिन मेरे को समझाना है। मैं डायरेक्टली प्लस माइनस करता तो आपका मैच कर जाता, क्योंकि एक ही चीज तो थी। अब ध्यान सुनो, मैंने कहा पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए पे किया। क्या किया? 2 लाख रुपए पे किया। 1 लाख तो उसी साल का था और 1 लाख अगले साल का था, जो मैंने ऊपर न्यूज़पेपर वाला कराया था। 1 साल तो उसी साल का था, 1 लाख अगले साल का था। तो जो अगले साल का 1 लाख रुपया होगा, क्या जो अगले साल का 1 लाख, क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है? नहीं सर, करंट ईयर का तो रहा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो पेमेंट होती है वो खर्चा नहीं होता, जो पेमेंट होती है वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता करंट ईयर का, बाकी एलिमेंट भी देखे जाते हैं। तो मैंने क्या किया? पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए पे किया होगा, तो 2 लाख में से मैंने घटाया होगा। क्या? पिछले साल मैंने 2 लाख जो भी पे किया होगा उसमें से मैंने कहा होगा कि करंट ईयर का 1 लाख, नेक्स्ट ईयर का 1 लाख, तो मैंने इस 1 लाख को लेस किया होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का खर्चा नहीं था। क्या ये इस साल ऐड नहीं होना चाहिए? पिछले साल का तो ये खर्चा नहीं था, लेकिन क्या इस साल नहीं ऐड होना चाहिए? इस साल हमने पेमेंट ही नहीं की, लेकिन हमने इंजॉयमेंट तो पूरा किया ना उस खर्चे का। यस सर। तो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको फाइनली आपको बता देता हूं सर इसमें क्या होगा। सर देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2020-2021, मतलब ये तो सर पिछले साल के हैं, ये माइनस हो जाएंगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं, ये प्लस हो जाएंगे। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस इन, सर करंट ईयर में दिए हैं, अगले साल के लिए दिए होंगे, ये लेस हो जाएंगे। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस पिछले साल मिले थे इस साल के लिए, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा फाइनली? 20,000 में से 5,000 गए 15,000 और 3 18,000, और 18,000 में से 4,000 गए 14,000 और 2 16,000। ये आएगा सर आंसर। करंट ईयर का जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो 16,000 रुपए जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। क्या फॉर्मूला बता देता हूं? लिखिए भाई। सर कैसे फॉर्मूला? अभी बताता हूं। ये लिखिए, ये लिखिए, क्या करते हैं? पेमेंट इन करंट ईयर, पेमेंट इन करंट ईयर, जो भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट करी है करंट ईयर में से, उसमें से क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? पेमेंट फॉर लास्ट ईयर, जो भी आपने लास्ट ईयर की पेमेंट करी है, पेमेंट फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या? एक्सपेंसेस की बात चल रही है बेटा, ये ध्यान रखना। ये एक्सपेंसिव, पेमेंट इन करंट ईयर, किस चीज की पेमेंट? एक्सपेंसेस की। ये ध्यान रखना, एक्सपेंसेस की बता रहा हूं मैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, उसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है? जी सर। और उसमें से क्या लेस कर देंगे? पेमेंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, जो भी करंट ईयर में आप पे कर रहे हो उसको भी लेस कर देंगे। तो जो भी हमारे पास यहां आएगा, जो भी हमारे पास यहां आएगा वो क्या आएगी? पेमेंट फॉर, पेमेंट पूरा लिखवा देता हूं मैं यहां पे,
ताकि आपको दिक्कत ना दे। पेमेंट अच्छा दिख नहीं रहा, लिखिए पेमेंट, थोड़ा सा आगे से लिख देता हूं। क्या? पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, CY का मतलब करंट ईयर, ये करंट ईयर की पेमेंट गई, इसमें क्या ऐड हो जाएगा सर? अब इसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, और क्या ऐड हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में सर ये क्यों लिखवाया बेटा? ध्यान सुनना, पिछले साल अगर मैंने 1 लाख का खर्चा था, मैंने 3 लाख रुपए पे कर दिए, एक करंट ईयर का, एक नेक्स्ट ईयर का, एक उससे नेक्स्ट ईयर का। तो मैंने क्या किया, प्रीपेड जो पिछले साल मिला उसमें से करंट ईयर के लिए कितना था वही लेस करना, मतलब 2 लाख मत लेस कर दे, 2 लाख मत ऐड कर देना, यहाँ 1 लाख ऐड होगा। और ऐसे ही मैंने ऊपर भी बात की थी कि ये वाली कि पेमेंट फॉर लास्ट ईयर, मतलब लेट अस सपोज 1 लाख पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, उसने क्लियर कट कह रखा है कि पिछले साल का करंट ईयर में पे मैंने 5 लाख कर दिया, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए था। दोबारा लो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1 लाख का था, करंट ईयर में मैंने 5 लाख रुपए पे कर दिया, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 लाख पे किया हुआ, क्योंकि हम FIFO मेथड को फॉलो करते हैं। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले का खर्चा था उसको पहले पे किया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कर दिया कि 5 लाख जो करंट ईयर में पे किए हैं, पिछले साल का 1 लाख जो आउटस्टैंडिंग था, उन 1 लाख में से करंट ईयर में सिर्फ 80,000 पे किए। तो इस 5 लाख में 80,000 तो पिछले साल का है, और क्या नाम है 4,20,000 करंट ईयर का है। तो वही बात क्या रखी है, पेमेंट फॉर, ये चीजें मैं अगले क्वेश्चन में देने वाला हूं जहां पर आप लोग पजल होने वाले हो। ये चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, उन पे ध्यान रखना होगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारा, और ऊपर नहीं जा रहा, ये कह रहा है कि बस हम इतना ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर के एक्सपेंसेस ये हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। मेरे को आज एक्सपेंसेस का कंप्लीट करवाना है। एक्सपेंसेस के बाद मेरे को इनकम का भी ट्राई करूँ, हालांकि इनकम का मैं एक घर के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। एक्सपेंसेस और इनकम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक्सपेंसेस और इनकम में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक्सपेंसेस है बेटा, वो इनकम रहने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं आपको इनकम कराया था तो आपको एक्सपेंसेस होता था, एक्सपेंसेस करवा दिया तो इनकम हो जाएगी। मैंने एक्सपेंसेस करवाना थोड़ा ठीक समझा, ठीक है। तो ओके, तो हम आते हैं नए पेज पे। केस, नेक्स्ट केस कौन सा केस था उसमें? लास्ट केस कौन सा था? 4। तो यहां पर मेरे को कौन सा केस कराना है? केस नंबर 5। देखिए बेटा, पेमेंट फॉर करंट ईयर। बेटा सोच समझ के करना, सिंपल क्वेश्चन नहीं देने वाला, ठीक है, सोच समझ के करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। अब मैं आगे वाले 2-3 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे करवाने वाला हूं, मतलब पीछे वाले नॉर्मल क्वेश्चन थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर 2000, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन लास्ट ईयर, कुछ नहीं कह रखा तो हम अज्यूम करेंगे सारा इस साल के लिए होता है। प्रीपेड, अभी मैं इनमें वो मसाला नहीं दे रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, ये कब के लिए होता है? ये नेक्स्ट ईयर के लिए ही होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा एज एक्सपेंस? जल्दी बताइए बेटा, आपके पास 30 सेकेंड है। आप लोगों के पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आपको बताना है। अरे सर बड़ा मजा आ रहा है, कईयों के तो तोते खड़े हो गए होंगे है ना जी सर। क्या क्या चल रहा सर? ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इनमें हम उलझ गए। कोई बात नहीं, आराम से करो। इसीलिए मैंने समझाया कि करंट ईयर का, भाई बच्चे एग्जाम में गलती तो यही करके आते हैं, बच्चे एग्जाम में यही गलती करके आते हैं। और लो एक चीज और पूछ लेता हूं मैं,
बैलेंस शीट भी और बता देना, ओपनिंग और क्लोजिंग। लो इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, मजा आएगा, ताकि मैं अगले 2-3 क्वेश्चन में मैं ये चीजें कर लूं। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताइए बताइए। आपको मैंने 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट भी पूछ लिया कि बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट जाएगा, और इसको मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन करवाना पड़ेगा मेरे को। कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। 1 घंटा 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली हमको हो गया है। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, हम हमेशा 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक की क्लास लेंगे, ताकि आप लोग भी आराम से ईजिली ले पाओ। ठीक है, हाँ जी सर, ओके ओके ओके। तो चलो सर, इसको करा दीजिए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सर ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, क्या आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, हमको ये बड़े ही शिद्दत से दिख रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, कई बच्चों ने क्या किया होगा बताता हूँ मैं। सर ये था, इसमें क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस हो जाएगा। कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, ये देखना कौन कौन ऐसे हैं। सर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्रीपेड इन लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर करंट ईयर के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर है, आज दिया हमने अगले साल के लिए, तो करंट ईयर का कुछ नहीं है, तो इसको माइनस करना। तो कईयों का क्या आंसर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से मैं अभी निकाल देता हूँ। 11,000 माइनस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस 2,500, तो ये क्या है 12,500। कईयों का आंसर क्या होगा 12,500। ये आएगा ना आंसर बेटा आप लोगों का। ऐसे कैसे सर, ये क्या कर दिया आपने? तो पढ़ा है, आप ही कांटा मार रहे हो। अभी देखिए, खेल खत्म नहीं हुआ बेटा। हम क्या करते हैं, हम इस 11,000 में इसके टोटे टोटे करते हैं बेटा। इस 11,000 के टोटे टोटे करते हैं। सर टोटे टोटे बोले तो जो भी हमारी पेमेंट होती है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। सर कैसे बेटा? देखो, करंट ईयर की पेमेंट, लास्ट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग पे किया है, आउटस्टैंडिंग पे किया उसको लेस कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो भी प्रीपेड है उसको लेस कर देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसमें से करंट ईयर का रखते हैं, और मतलब करंट ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट ईयर का जितना पेमेंट 11,000 में क्या करते हैं, करंट ईयर का रखते हैं, करंट ईयर का पेमेंट रखते हैं, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, पिछले साल का प्रीपेड ऐड करते हैं, करंट ईयर का मतलब एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करते हैं सर, टोटल निकालने के लिए करंट ईयर का पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर करते हैं। तो मैंने कहा करंट ईयर का पेमेंट कैसे निकालते हैं? देखो सर, करंट ईयर का पेमेंट निकालने के लिए पिछले साल का हमने जितना पे किया उसमें से माइनस कर देंगे कितना, जो हमने प्रीपेड किया नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमने प्रीपेड किया नेक्स्ट ईयर के लिए। एक बार दोबारा पढ़ना, तो इसकी अंग्रेजी पढ़ना क्या है। इसने क्या कहा, पेमेंट फॉर करंट ईयर, पेमेंट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए पेमेंट कितनी है 11,000। इसमें क्या ऐड कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो 2,000। ये आंसर आ जाएगा 13,000। ये आएगा बेटा आंसर। तो सर ये नीचे वाले खेल खिलौने क्यों दे रखे थे? एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है, और ये खेल खिलौने हमारी धज्जे उड़ा देते हैं। नहीं सर बेटा, मैंने यही निकालना तो सिखाया आपको, पेमेंट फॉर द करंट ईयर। दिखाऊंगा आपको? जी सर प्लीज दिखाइए। ये देखिए बेटा, ये देखिए मैंने यहाँ क्या सिखाया था आपको। अगर मेरे पास वो है तो मैंने यही तो सिखाया था, क्या करंट पेमेंट इन, मैंने इसीलिए देखा था, मैंने कहा था ना कि मेरा पेमेंट इन, वो कह रखा था पेमेंट फॉर, और मैं क्या निकालता हूं, पेमेंट फॉर निकालता हूं करंट ईयर के लिए। तो ये तो आपको ऑलरेडी दे रखी थी, मतलब लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट और प्रीपेड करंट ईयर की ऑलरेडी उसके अंदर हो रखी थी। तो हमें क्या ऐड करना था सर, हमें आउटस्टैंडिंग ऐड करना था और प्रीपेड। क्या हमने प्रीपेड को नहीं ऐड किया? एक बार देख लेते हैं, अगर प्रीपेड को भी ऐड कर देते हैं, अगर नहीं किया है तो। सर ये तो हो गया हमारा पेमेंट का, और पिछले साल जो हमें मिला था, क्यों पिछले साल भी मिला था ना करंट ईयर के लिए, तो वो भी दे रखा हमने। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर नहीं, लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, इसको भी ऐड कर देंगे, 3,000 को भी ऐड कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा 16,000 रुपया। बात समझ आई नहीं आई? जी सर, मतलब सर हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस में से
जो भी हमें पेमेंट किया है उसमें से पिछले साल का लेस कर देते हैं और आने वाले साल का जो भी हमने प्रिपेयर कर रखा वो लेस कर देते हैं। करंट ईयर का पेमेंट आ गया, तो करंट ईयर की पेमेंट आ गई, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, ठीक है सर। और पिछले साल की वो पेमेंट जो करंट ईयर के लिए थी उसको ऐड कर देंगे। होप सो समझ में आ गई होगी। और इसमें मैं बैलेंस शीट को बनाऊं? हाँ जी सर बना दो ना, ठीक है बेटा, एक बार बैलेंस शीट बना देता। तो ये तो कहाँ जाएगी, लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे बनता है, बना देता हूं, आप भी बना लो। एक्सपेंडिचर और यहां आ जाएगी इनकम, तो यहां क्या आ जाएगी, टू एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। ये कैसे निकालिए वो कर लेना। और ये आ जाएगी बैलेंस शीट, ये आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, पूरा लिख लेना बैलेंस शीट। देखो भाई पिछले साल, ठीक है, एक बार समझना अच्छे से, मैंने कहा पिछले साल, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन लास्ट ईयर, पिछले साल मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे सर 1,000 के, तो यहां आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे सर 1,000 के, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल प्रीपेड, तो प्रीपेड क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो पिछले साल मेरी एसेट रही होगी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर ऐसा हो सकता है कि हमारे वही एक्सपेंस प्रीपेड हो, वही एक्सपेंसेस, भाई कई बार हो सकता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं वैसे जनरली। जैसे मैंने यहाँ एक्सपेंसिव लिखा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं ये रेंट वाला ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही मतलब एक ही बिल्डिंग का आउटस्टैंडिंग भी हो, क्या नाम है, प्रीपेड भी हो, आउटस्टैंडिंग भी हो, प्रीपेड भी हो, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा कर ये दो बिल्डिंग है, सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ पे आपको कंसेप्ट कराना था कि कैसी चीजें ऐड होती हैं, वरना आपके दिमाग में भी चला सर एक ही बिल्डिंग का लेटर हम रेंट लेते हैं, इसी बिल्डिंग का एडवांस और आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है, इसी बिल्डिंग का प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है, प्रीपेड एडवांस नहीं, मैंने प्रीपेड ही करा, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। जनरली अगर दो बिल्डिंग हो ना तो ऐसा हो सकता है, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का मेरा प्रीपेड चल रहा है, एक बिल्डिंग का मेरा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मतलब एक बिल्डिंग रेंट का प्रीपेड चल रहा है, एक बिल्डिंग का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। अब करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंसेस, अच्छा प्रीपेड लिख दो, प्रीपेड कितने हैं 2500, और आउटस्टैंडिंग कितने हैं करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000, लो क्या दिक्कत है, नहीं। होप सो आ गए हो गया समझे जी सर। ये बैलेंस शीट भी आएगी ना, हाँ सर कुछ क्या दिक्कत वाली बात है, करंट ईयर वाली करंट ईयर में, लास्ट ईयर वाली ओपनिंग में डाल दो। मैंने ये तो कहा था कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग होती है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन किया है। टाइम हो गया है हमारा 1:17, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 13 मिनट और हैं, तो 13 मिनट में हम और भी खेल खेल सकते हैं, है जी सर, खेल खेलोगे और क्या, और क्या खेल खेलेंगे, अगला बताना आप, ठीक है, देखते हैं आप कितने बड़े शहंशाह हो, ठीक है। केस नंबर 6, आई होप सो, देख लेना बाकी। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर कितने, 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर 2,000, आउट ऑफ विच ओनली ₹1,000 is paid in current year, ठीक है, ओके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन लास्ट ईयर ₹3,000 कर लेता हूँ, ₹3,000, 1,500 ईच फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है, ओके। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ। तो फोर्थ रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू 1,000 ज़्यादा बार हो गया तो मेरे को 3,000 भी हो गया,
तो मैं इसको 4000 कर देता हूँ ताकि हमें पजल ना हो कि कौन सा कहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इक्वल टू 4000। ठीक है, बस बेटा इतना ही करो। ठीक है, कैलकुलेट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा जल्दी से। और घर के लिए होमवर्क देने वाला हूँ, इसके बाद मैं घर के लिए एक होमवर्क दूंगा, इसके बाद जस्ट आफ्टर मैं घर के लिए होमवर्क दूंगा। और बेटा ध्यान रखना उसमें मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, इसी क्वेश्चन का छोटा सा चेंज करूंगा और इसका और उसका सॉल्यूशन अलग होगा। मैं देखता हूँ कौन बच्चा पकड़ पाएगा कौन बच्चा नहीं पकड़ पाता। बेटा ये इन, फॉर, ऑफ, इनमें खेल रहा हूं मैं। शुरू में मैंने आपको टोटली कंसेप्ट बता दिया था क्या कैसे रहेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको शीट दी थी जो पहले बनवाई थी, उस शीट को याद रखो। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैसे क्या माइनस होगा, जल्दी कीजिए। होप सो हो गया होगा, होप सो हो गया होगा। इतने समय का नहीं था, आपको जल्दी जल्दी करना होता है। सर आप लिखने का समय नहीं देते, नहीं भाई इतना बहुत है। अगर आपको लिखना हो तो आप इसको पॉज कर लिया करो, और पॉज करने के बाद आपको दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है, तो आप लोगों को भी दिखना चाहिए। अरे सर इसमें लाइन नहीं आ रही, अरे मास्टर जी के पास सारे ये हथियार है, ये लो। अच्छा अब नहीं आई क्या? अच्छा जी सर अभी नहीं आई, ट्राई करो एक बार दोबारा। सर ब्लैंक पेज पे आती है ये, चलो भाई ब्लैंक पे आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो प्लेन में भी कर लेंगे। ठीक है कीजिए सर। ये हमारा क्वेश्चन था, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर देखिए, पेमेंट ऑफ करंट ईयर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर है सर, ऑफ नहीं है, तो मतलब ये टोटल आपने 15,000 पे किया था। तो 15,000 में से मेरे को क्या क्या लेस करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर 2,000 के थे, लेकिन क्या रखा है जिसमें से 1,000 पे किया है, तो मतलब इसमें तो 1,000 है ना भाई पिछले साल के, तो उसको लेस कर दो। वहां पे भी ऐसे लिखवाया था मैंने, क्या लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर विच इज पेड इन करंट ईयर। ठीक है, आपको अगर देखना हो तो दोबारा से दिखा देता हूं मैं, ये देखिए क्या लेस पेमेंट ऑफ पेमेंट फॉर लास्ट ईयर, पेमेंट फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के लिए कितनी पेमेंट करी थी? 2,000 था टोटल तो, लेकिन पेमेंट कितनी करी है? 1,000, तो इसलिए मैंने 1,000 लेस कर दिया। ठीक है सर, उसके बाद क्या रखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या होता है सर? ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है? सारा का सारा नहीं, जो करंट ईयर के लिए इसने रखा 3,000 है, वो 1500 ईच है, मतलब 1500 इस साल के लिए, 1500 इस साल के लिए और 1500 अगले साल के लिए। तो मैं कितना ऐड कर दूंगा सर? 1500 आप इसमें ऐड कर दोगे। बात समझ आई नहीं? जी सर। और आगे क्या क्या रखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, ये ऑफ लिख दिया बेटा। मैं यहाँ सिर्फ छोटा सा यही चेंज करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन में। करंट ईयर का कितना हो गया? 4,000 रुपये। तो हमारा टोटल कितना हो गया? अभी चेक कर लेते हैं सर, टोटल कितना हो गया। ये था हमारा 15,000 माइनस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000। बेटा कोई मुझसे कैलकुलेशन एरर हो जाए तो क्षमा करना, वो आप देख लेना। कैलकुलेशन एरर जितनी भी होंगी वो आप लोगों की होंगी। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? इतना ही जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं सर, 15,000 था, ठीक है 15,000 था, 15,000 में से क्या रखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस था पिछले साल का 2,000, जिसमें से 1,000 पे किया, तो 1,000 लेस कर दो। प्रीपेड था पिछले 3,000 का, इस साल के लिए 1500 था, तो 1500 ऐड कर दो। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,000 रुपये का था, तो उसको ऐड कर दो। कितना हो गया? 3 और 4 4,500, 19,500 हो गया। सर बैलेंस शीट और बना दो। ठीक है, हालांकि बैलेंस शीट आप लोगों से शायद इसकी बनी होगी या नहीं बनी होगी, आई डोंट नो। बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यहाँ पे तो ओपनिंग वाली और यहाँ क्लोजिंग वाली, ये लीजिए। ठीक है जी सर। बेटा इस बैलेंस शीट को अच्छे से समझना। यहाँ पर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल का, यहाँ भी क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी अब तक है। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? प्रीपेड, और यहाँ भी क्या आएगा? प्रीपेड। अच्छे से सोच के बताना। पिछले साल का कर रहे हैं तो पिछले साल को ध्यान रखना। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,000 का, तो 2,000 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले साल प्रीपेड कितने था? 3,000 का था ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको तो हमने ही खत्म कर दिया, ये तो भाई बात ही खत्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का कितना है? 4,000 रुपये करंट ईयर का है ये बेटा, और पिछले साल का भी तो आउटस्टैंडिंग है, प्लस करेंगे
आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कह रखा है इस क्वेश्चन ने कि 1000 पे किया तो 1000 रह गया, करंट ईयर का 1000 था, पिछले साल का 1000 का था तो 5000। सर ऐसा कैसे? देखो भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं रामू से 2000 रुपये मांगता था, रामू से मैं 2000 रुपये मांगता था पिछले साल, ठीक है, पिछले साल मैं रामू से 2000 रुपये मांगता था, लेकिन रामू ने 2000 पिछले साल नहीं दिए थे, तो आउटस्टैंडिंग कितने हो गए रामू के बिहाफ पे? 2000 रुपये। मैंने कहा करंट ईयर के लिए मैं रामू से क्या नाम है 1000 रुपये मांगता हूँ करंट ईयर के, और पिछले वाले उसने मेरे को 1000 रुपये दे दिए, तो करंट ईयर के 1000 या फिर मैं करंट ईयर के 1500 कर लेता हूँ वरना पजल हो जाओगे। मैंने कहा सर लिख लीजिए एक बार इसको, हमें भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करने में आसानी होगी। मैंने कहा देखो भाई ये रामू था, रामू से मैं लास्ट ईयर 2000 रुपये मांगता था, ठीक है, रामू से मैं 2000 रुपये मांगता था। करंट ईयर के लिए 500 मांगता हूं, और लास्ट ईयर वाले करंट ईयर में पे कितने कर दिए उसने? 1000 पे कर दिए। तो भाई देखो करंट ईयर के तो 500 मांगता हूं, लास्ट ईयर के 1000 पे की 1000 रुपये ये मांगता हूं, तो टोटल 1500 ही तो मांगता हूं। तो आज मैं क्या कहूंगा, मैं रामू से 1500 रुपये मांगता हूं। तो वही बात ये कह रहा है कि क्या करंट ईयर के मेरे कितने थे? सर करंट ईयर के तो थे मेरे क्या नाम है 4000, लास्ट ईयर के थे इतने, तो टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे कितने हो गए? 5000। प्रीपेड में चलते हैं, प्रीपेड में क्या कह रखा है? प्रीपेड में कह रखा है इसने कि प्रीपेड जो है करंट ईयर के कितने हैं? करंट ईयर के तो कुछ भी है नील, अगर होते तो मैं लिख देता, लेकिन पिछले साल 3000 प्रीपेड थे, उसमें से 1500 इस साल एडजस्ट हो गए, अभी भी कितने प्रीपेड है? सर 1500। नेक्स्ट ईयर के कितने हैं? 1500, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1500। ऊपर वाला कुछ होता तो उसको भी ऐड कर देता मैं, करंट ईयर में होती तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल के लिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, कल के लिए क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट मैं भी एक इसमें करके देखता हूं। लिखिए, चलो मैं बोल ही देता हूँ, उसको नहीं कॉपी पेस्ट करता। अच्छा जी आप भी नहीं चल रहे, तो चलो हम नया पेज ले लेते हैं। हाँ जी, अरे सर जी ये क्या हो गया? भाई हमने किया था ये लो ठीक कर लेते हैं। सर हम तो अब उस पर ही करेंगे, व्हाइट पे लो भाई, व्हाइट पे कर लो। बड़े शरारती बच्चे हो आप लोग। सर जैसे शुरू से चल रहा था वैसे ही करेंगे। ओके ये लो होमवर्क, और कईयों के तोते उड़ने वाले हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। जो भी मैंने क्लास में करवाया उसको ध्यान से देखना, समझना और करना, ठीक है सर। होमवर्क, सर तोते देखते हैं किसके उड़ेंगे, हमारे तो नहीं उड़ते। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो पेमेंट इन करंट ईयर, या फिर मैं इसमें करंट ईयर का ये झमेला ही नहीं रखता। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन 2021-2022 20,000, ठीक है। ओके नंबर सेकंड, आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर 4,000, आउट ऑफ विच 1,000 पेड इन करंट ईयर, आउट ऑफ विच पेड इन 2021-2022 ईयर में चलते हैं इस बार, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस फॉर 2022-2023 इन करंट ईयर, तो करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2021-2022 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। नंबर फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर 2021-2022 इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। ओके मैं ज़्यादा और नहीं दे रहा हूँ आपको। क्या करना है आप लोगों को? कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा एंड बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। जल्दी से लिख लीजिए बेटा।
एक मिनट में इसको हटा ही देता हूँ, आराम से लिख लीजिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। हो गया होगा, होप सो हो गया है, होप सो। हाँ जी सर, हो गया है, ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से बातें कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। जय जय श्री राधे। सर बड़ा ही टेक्निकल चीज है। अरे टेक्निकल नहीं थी, आप में से कई बच्चों को तो ये सारी चीजें याद होगी, लेकिन कई बच्चों ने बहुत ज्यादा लगा होगा सर ये क्या चल रहा है, यही गड़बड़ करते हो। एक यहाँ पर और एक हम कल करेंगे ना सब्सक्रिप्शन पे, सुन रखा है तो बहुत बढ़िया, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम, मैं बोलता हूँ इनकम एक्सपेंस जैसे क्या, इनकम भी सिमिलर ही है, ऐसा नहीं है उसके लिए मेरे को इतना टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या सीखा, अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ 1 से 1.5 मिनट की। सबसे पहले हमने सीखा है कि सबसे पहले उनका एनपीओ क्या होता है। एनपीओ होती हैं वो संस्थाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना, बेनिफिट देना, किसको, उसके मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को। उसके बाद हमने सीखा कि जो एनपीओ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाती है। वो बनाती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, जिसमें रिसीट आएगी डेबिट साइड एंड पेमेंट आएगी क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जिसमें इनकम आएगी क्रेडिट साइड और एक्सपेंडिचर आएंगे डेबिट साइड। और बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट एज यूजुअल जो आप बना के आए हो 11th क्लास में। लेकिन बैलेंस शीट कभी कभी यहाँ पे 2 बन सकती है, कौन कौन सी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। और डिपेंडिंग होती है कि कब बनती है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो नहीं बनती है, और जनरली नहीं दे रखा होता तो बन जाती है, और कभी कभी दे रखा होता है तब भी बनाते हैं, वो बताएंगे आपको कब कब बनाते हैं, ठीक है, ओके सर। उसके बाद मैंने बताया कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि एक्सपेंसेस करंट ईयर का क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। दोनों चीजें सिखा दी मैंने, क्या एक्सपेंसेस करंट ईयर का क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। सर क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई आपको क्या करना है, क्या नाम, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर जो भी आएगा उसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने पे किए उसको लेस कर दो, और उसमें से लेस हो जाएगा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, जितने भी नेक्स्ट ईयर का उसको लेस कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आएगा पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर के लिए, उसमें ऐड हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, और उसमें ऐड हो जाएगा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर, ये ध्यान रखना भाई। क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर, मतलब पिछले साल अगर 2 साल के लिए दे रखा है तो हम इस साल का ही ऐड करेंगे। तो ये हमने किया है, इस पे ही हमने लगभग अपनी पूरी क्लास लगा दी, और ये मेरी एक क्लास पर लगती भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बहुत फास्ट करवाया या बहुत स्लो करा, मैं पहली क्लास मेरी जनरली इतनी ही होती है, ठीक है। तो कल हम इससे आगे करने वाले हैं। सर नंबर ऑफ लेक्चर कितने लगेंगे इसके ऊपर, मेरा एस्टिमेशन 7 से 8 क्लास का रहता है। नॉर्मली 8 ही क्लास लगती है, 7-8, मतलब 1-2 ज़्यादा भी लग सकती है, क्या पता मेरी 9 लग जाए, क्या पता 7वीं बात बन जाए, ठीक है। मतलब 7-8 क्लास ऑन एन एवरेज लगती है मेरी एनपीओ के ऊपर, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को, आशा करता हूँ भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाते वक्त, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। हालांकि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो टारगेट है, मैं 21 से सोच रहा था कि 21 को मेरा टारगेट हो जाएगा, कि 21 से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, बट ड्यू टू कुछ डिले हो गया फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से, उन्होंने मेरा कुरियर जो है टाइम पे नहीं डिलीवर किया, तो इसमें ही डिले हो गया। और मेरा होते होते 24 तारीख से 25 हुआ, 25 को मेरे को रिकॉर्ड करना था शाम को, बट कहते नहीं इंस्ट्रूमेंट मेरे को चलाने नहीं आते थे, ये सीखा। 26 को फाइनली मैंने आज सुबह 11th क्लास की क्लास को रिकॉर्ड किया है, और अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। मज़ा आ रहा है। अगर मैं मज़े से पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, तो आप मज़े से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मैं मज़े से पढ़ा सकता हूँ तो आप मज़े से पढ़ भी सकते हो। सुबह 11th क्लास, शाम को 12th क्लास, दिन में फिजिकली मैं पढ़ाता हूँ हमारे यहीं लोकेलिटी में, नियर बाय सिटी में। तो मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी इतनी मेहनत कर सकते हो। मेरे साथ मेहनत कीजिए, आसान है सब चीज़ें, कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड,
चाहिए अकाउंट के अंदर। छोटी छोटी गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग, बस उनसे ही हमें बचना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है हमें, क्योंकि 2 नंबर के मार्क्स जो 2 नंबर के आते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में से ये आ जाते हैं। हम ईच एंड एवरीथिंग करके चलेंगे, कोई नई ऐसी हमारे ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ भी नया नाम ना आए एग्जाम में जो हमने देख ना रखा हो। तो चलो बेटा, ठीक है। तो देखो, अरे सर जी आपने अपना नंबर नहीं दिया। अरे हाँ, मैंने हालांकि सुबह तो दे दिया था बच्चों को एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। सुबह तो मैंने दे दिया था 11th क्लास वालों को, आपको भी दे देता हूँ, वरना आपको भी सर चीटिंग करते हो, छोटे बच्चों को दे दिया, हमें बड़े बच्चों को नहीं दिया। ओके बेटा, उनको भी ऐसे ही बताया था मैंने, 999 लास्ट में 9, 27 जनवरी से पहले आता है 26 जनवरी, और हमेशा एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। 999 लास्ट में 9, 27 जनवरी से पहले आता है 26 जनवरी, और हम सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, रविंदर बिस्ला, ठीक है। तो इसमें मेरा व्हाट्सअप भी है, टैली भी है, सारी चीज़ें हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। हालांकि क्वेरी डोंट वरी, क्वेरी मैं आप लोगों की आने ही नहीं दूंगा, यहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कहीं आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं उसका रिप्लाई ना कर पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, तो ज़्यादा जिद्दी मत बनना। किसी अपने फ्रेंड से पूछ लेना अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो। पर हालांकि मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, मैंने आपको बता दिया। मैं सुबह 11th, शाम को 12th, दिन में फिजिकल। अरे राम राम, राधे रानी की कृपा हम सभी पर बनी रही। चलो बेटा, हमने आज बहुत सारी बातें की आप लोगों के साथ, बहुत सारा काम किया। मैंने जितना काम करवाया है आई होप सो आपने मेरे साथ किया होगा, और नहीं किया है तो ये That was totally bad, ठीक है। आप मेरे साथ करो दोस्तों, मैं लिख रहा हूं तो आप नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना? हाँ बोलो, हाँ। अभी भी हाँ नहीं बोले, हाँ बोल बेटा, हाँ वेरी गुड। तो अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी करिए मेरे साथ, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो ना। मुझसे तो ना यंग नहीं, आप लोगों से यंग हूँ यार, 2-3 महीने ही तो आप लोगों से छोटा बड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिख सकते हो। जो होमवर्क दिया उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए और अच्छे से कीजिए। कोशिश मेरी भी पूरी रहेगी कि मैं आपका पूरा सिलेबस 2022 के लिए करवाऊँ, ठीक है। आप लोग मेरे को सपोर्ट करना, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, और हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मेरी इस पे 7 से 8 क्लास लगने वाली हैं, और इसके बाद मेरा विचार है कि मैं पार्टनरशिप को उठाऊँ। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप मतलब पूरी बेटा, उसमें गुडविल भी, एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, एंड डिसोल्यूशन भी, सारी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, मतलब ये काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। मैं इनको इकट्ठा ही मानता हूँ। रिलेप्स में लगभग मेरी 29 से 30 क्लास लगती है, 29 से 30 क्लास लगती है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 35 से 37 दिनों में मैं आप लोगों का एक सेमेस्टर निकाल देता हूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादा भी लग सकते हैं भाई, 40 भी लग सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना कंटेंट कर पा रहे हैं, हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कितने एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग कितना समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेगी। ये तो मैं फिजिकल मोड में बता रहा था, अभी तो मैं ऑनलाइन मोड पे हूँ, तो भाई मुझे थोड़ा सा समय भी लग सकता है, क्योंकि मैं अपनी स्पीड को स्लो भी कर सकता हूँ, और फास्ट तो मैं करने वाला नहीं हूँ, स्लो ही चलूँगा, डोंट वरी। जब तक आप लोगों के साथ मेरा क्या नाम है लाइव स्ट्रीमिंग से नहीं जुड़ता, अभी मैं लाइव नहीं हूँ, क्योंकि लाइव होंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ लूँगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल पढ़ूँगा भाई, आप लोग कमेंट करना जरूर कि आप लोगों को कैसी लग रही है क्लासेस, और कौन सा पार्ट आपको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। आप लोगों का ही मैं भाई बंधु, जो भी आप मेरे को दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, मैं हूँ। और कमेंट का रिप्लाई करना करूँ, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं, आपके कमेंट में पक्का पढ़ूंगा, पक्का, ठीक है। सुबह वाली क्लास में भी कई बच्चों ने कमेंट किया था, और अभी तक हालांकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, ऐड नहीं किया है मैंने, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट कि अभी मैंने 11th क्लास ही डाला है। आज मैं 12 डालूँ, कल सुबह फिर मॉर्निंग में 11th डालूंगा, उसके बाद मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की सोचूंगा कि क्या पता मैं रात को भी कर दूँ, क्योंकि मेरी 12th क्लास भी अपलोड हो चुकी है। ओके बेटा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, राधे राधे, टाटा बाय बाय, ठीक है। राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। जय जय श्री राधे, बाय, टाटा, गुड नाइट।